नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के समृद्ध देशों से हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में होगी। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के बागी विधायकों को अंतरिम राहत दी। कहा, उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर कोई निर्णय अगले महीने की 12 तारीख तक नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने अगली सुनवाई तक बहुमत परीक्षण पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के त्रुबजी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। श्रीलंका ने दाम्बुला में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 7 विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप लंदन में शुरू। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। श्री मोदी ने G7 देशों से इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल के कई तरीके निकाले। उन्होंने G7 देशों को इन नवाचारों को अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। श्री मोदी जर्मनी के श्लॉसेलमाउ में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 5% है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण भारतीय जीवन शैली है, जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति भारत का समर्पण देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 9 साल पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है और वर्तमान दशक में भारत की विशाल रेलवे प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली हो जाएगी। प्रधानमंत्री आज बाद में खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर एक अन्य सत्र में भाग लेंगे। श्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए भारत जर्मनी मित्रता को और विविधता देने के तरीकों पर चर्चा की। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। जर्मनी की अध्यक्षता में एल्माउ, बवेरिया में हो रहे इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर स्कोल्ज के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। G7 सम्मेलन में की गई प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता शामिल है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के प्रति पश्चिमी देशों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये कोई सहायता या धर्मार्थ राशि नहीं है, बल्कि एक निवेश है। ये G7 देशों के लिए लाभदायक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लायन ने कहा है कि G7 देश टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ढांचे के लिए काम कर रहे हैं और वे जरूरतमंद देशों की मांग पर ध्यान देंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल ने बताया कि सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। G7 के शिखर सम्मेलन में जो भारत को निमंत्रण मिलता आ रहा है शरीक होने के लिए, वो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत के बगैर जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका सामना दुनिया को करना पड़ रहा है, भारत के बगैर अगर इनके हल को ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो वो विफल। कहने का मतलब ये है कि जो G7 कंट्रीज हैं वो अब इस बात को मान रही हैं यकीनी तौर पर कि भारत का साथ उनको चाहिए। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 47वीं बैठक कल चंडीगढ़ में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता करेंगी। 2 दिन की इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। GST परिषद की पिछली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें कपड़े पर GST दरों में बदलाव के बारे में निर्णय टाल दिया गया था। परिषद ने कपड़े पर GST दर 5% बनाए रखने का फैसला किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में सरकार द्वारा संचालित कृष्णा कुटीर आश्रम में उन्होंने कहा कि विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए देशवासियों को आगे आना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा और विधवाओं की मदद के लिए गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में भी ऐसे आश्रम बनाए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कम उम्र की विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया। कृष्णा कुटीर आश्रम की महिलाओं ने उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हुए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। श्री सिन्हा के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, TRS के KT रामा राव, DMK के A राजा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था। मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। रबी विपणन सीजन 2022-23 में सरकार ने अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इस खरीद से 37,852 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के साथ लगभग 17,85,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं 755 लाख मीट्रिक टन की खरीफ फसल और 105 लाख मीट्रिक टन रबी फसल समेत 860 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हुई है। इस खरीद से 1,68,720 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के साथ 125 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के समृद्ध देशों से हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में होगी। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के बागी विधायकों को अंतरिम राहत दी। कहा, उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर कोई निर्णय अगले महीने की 12 तारीख तक नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने अगली सुनवाई तक बहुमत परीक्षण पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के त्रुबजी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। श्रीलंका ने दाम्बुला में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 7 विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप लंदन में शुरू। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के गुट को राहत देते हुए उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस का जवाब देने की समय सीमा अगले महीने की 12 तारीख तक बढ़ा दी है। ये समय सीमा आज शाम 5:30 बजे समाप्त होनी थी। शीर्ष न्यायालय ने 5 दिन के अंदर जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की आगे की सुनवाई के लिए अगले महीने की 11 तारीख निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगले महीने की 11 तारीख तक विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश भी दिया। शिवसेना के बागी नेता दीपक केसरकर ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने का आग्रह किया है। उन्होंने शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और असंतुष्ट विधायकों के बीच दरार डालने का आरोप लगाया। दीपक केसरकर और अन्य असंतुष्ट विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जाना स्वीकार्य नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि शिंदे खेमे के बागी नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सदन भंग कर भाजपा के साथ नई सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है और राज्य के लोग इसके बारे में जानते हैं। भले ही शिवसेना नेतृत्व ने अजय चौधरी को समूह का नेता नियुक्त किया हो, लेकिन केसरकर ने कहा एकनाथ शिंदे सदन में शिवसेना के समूह नेता बने हुए हैं क्योंकि उनके पास जरूरत विधायकों की संख्या है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने भी दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट लगभग 20 विधायकों के संपर्क में है जो अब शिंदे खेमे के साथ है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की कोर कमेटी बैठक ली। बैठक में चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ विधायक शामिल थे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 9 मंत्रियों के विभागों का पुनः आवंटन किया है। एकनाथ शिंदे के शहरी मामले और लोक निर्माण विभाग को सुभाष देसाई को दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को कथित धन शोधन मामले में कल अपने कार्यालय में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। इससे पहले भी निदेशालय ने संजय राउत से 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में पूछताछ की थी, जिसमें 1 वर्ष अप्रैल में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में 1357 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई की आधारशिला रखी। एक रिपोर्ट। इन परियोजनाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संपर्क सुगम हो पाएगा, जो सामरिक दृष्टि से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। साथ ही सीमावर्ती राज्य पंजाब और गुजरात के साथ और अधिक सुगम यातायात के मार्ग उपलब्ध होंगे। इन परियोजनाओं में जयपुर अजमेर ब्यावर हाईवे पर 14 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिससे इस राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने 25 नए बाईपास के निर्माण की घोषणा भी की है। करीब 33,000 करोड़ रुपए केवल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे हम राजस्थान पर खर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और तीसरा है अटल प्रोग्रेस वे चंबल एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जोधपुर में हम लोग करीब 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये 1 लाख करोड़ की लागत से 1380 किलोमीटर है, 8 लेन है एक्सेस कंट्रोल। इसका 19 में शिलान्यास हुआ है और आने वाले 1 साल में ये पूरा होगा। इनके निर्माण से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर कर सुगम यातायात का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नीति आयोग ने आज इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया। एक रिपोर्ट। अपनी तरह की यह पहली अध्ययन रिपोर्ट है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें देती है। रिपोर्ट क्षेत्र के मौजूदा आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत में बढ़ते शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन तक व्यापक पहुंच को देखते हुए इस क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता पर प्रकाश डाला। समाचार कक्ष से अलका सिंह। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आज 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGID जारी किया। ये सूचकांक व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक तैयार करके जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सभी जिलों की स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को दिखाने के लिए राज्यों के इस सूचकांक की रूपरेखा तैयार की है। इस सूचकांक के राज्य स्तर पर कमियों को चिन्हित करने और विकेंद्रीकृत तरीके से छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के लिए मददगार होने की आशा की जा रही है। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नितिन गुप्ता को आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1986 बैच के अधिकारी श्री गुप्ता वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के त्रुबजी क्षेत्र में नौपोरा खैरपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अंतिम समाचार मिलने तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राज नारायण मिश्र को याद कर रहे हैं।
जिन्हें 27 जून 1944 को मृत्यु दंड सुनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के भीष्मपुर के निवासी राजनारायण भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी थे। वे 14 अगस्त 1942 को महमूदाबाद रियासत में हुई थानेदार की हत्या में शामिल थे। उन्होंने जिले में अंग्रेजी हुकूमत के कई प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी भाग लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से हथियार जमा किए थे। पुलिस राजनारायण को उनके गांव से नहीं पकड़ पाई और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें पकड़ने पर इनाम की भी घोषणा की गई। राजनारायण भेष बदलकर मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन एक विरोध रैली में भाग लेने पर उन्हें 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें किसी अन्य नाम से 6 महीने बॉम्बे जेल में काटने पड़े। आखिर राजनारायण मिश्र को पहचान लिया गया और मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे गांधी आश्रम के एक कार्यकर्ता के निवास पर ठहरे हुए थे। उन्हें वापस खीरी लाया गया और हत्या और तोड़फोड़ के लिए हथियार कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। 27 जून 1944 को राजनारायण को मृत्यु दंड सुनाया गया और लगभग 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी गुहा को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1934 में 27 जून को हुआ था। सुनो गो शंख बाजे, 1906 में जन्मे गुहा चटगांव के एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के सूर्य सेन समूह को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों को हथियार भी उपलब्ध कराए। गुहा को 25 अप्रैल 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसिडेंसी जेल, हिजली कैंप जेल और मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 20 फरवरी 1934 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 27 जून 1934 को अश्विनी गुहा की मृत्यु हो गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी मूल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 जून 1925 को हुआ था। मूल सिंह लायलपुर जिले के जरानवाला के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1922 में अमृतसर में गुरु का बाग मोर्चा में लोगों पर अत्याचार की खबर सुनकर उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मूल सिंह ने 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ लाहौर के भाई फेरू गुरुद्वारा संगत साहिब तक निकाले गए जत्थे में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। मूल सिंह को हिरासत में क्रूर यातनाएं दी गईं। हिरासत में ही 27 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। इस महान देशभक्त को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद मारबी सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। मारबी सिंह ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने उस क्षेत्र के क्रांतिकारियों को हथियार भी मुहैया कराए। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। अंडमान में कारावास में ही 27 जून 1859 को उनका निधन हो गया। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन।
और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलेशिया के वरिष्ठ रक्षा मंत्री वाई.बी. दातो हिशामुद्दीन तुन हुसैन के साथ बैठक की। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और रक्षा औद्योगिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने पहले से मजबूत भारत मलेशिया रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक ढांचे के अंतर्गत मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी ने 0.8% की बढ़त दर्ज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 433 अंक ऊपर चढ़कर 53,161 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 132 अंक ऊपर आकर 15,832 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले लगभग एक समान रहा। रुपया $1 के मुकाबले 78.35 के स्तर पर बंद हुआ। दाम्बुला में श्रीलंका ने भारत को तीसरे और अंतिम महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। 139 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 17 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। दोनों टीमें 1 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आज से लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में शुरू हो गया है। इस समय वर्तमान चैंपियन नोवाक जोकोविच का सामना दक्षिण कोरिया के क्वोन सून वू से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक जोकोविच ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। मैच खराब मौसम के कारण रोक दिए गए हैं। महिला सिंगल्स में अनहेलिना कलिनिना और ऑन्स जब्योर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर कल सुबह 7:30 बजे से टूर्नामेंट के अपडेट्स प्रसारित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। नाम्बी नारायणन के जीवन की प्रेरक कहानी की पटकथा, संपादन, अभिनय और चित्रण पर आधारित इस फिल्म की दर्शकों ने सराहना की है। निर्माता निर्देशक आर माधवन ने कहा कि ये फिल्म अंतरिक्ष और IT क्षेत्रों में भारत के तकनीकी कौशल का उत्सव है। ये फिल्म उस्ताद नाम्बी नारायणन को श्रद्धांजलि है, जिनका विकास इंजन कभी विफल नहीं हुआ। इसने मानव संसाधन विशेषज्ञता और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के संबंध में दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर स्किल सेट का संदेश भी दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि फिल्म बहुत ही मनोरंजक है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। पूर्व IG CBI PM नायर ने कहा कि फिल्म मनोरंजक, लुभावनी और बहुत अर्थपूर्ण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के समृद्ध देशों से हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 47वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में होगी।
विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के बागी विधायकों को अंतरिम राहत दी। कहा, उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर कोई निर्णय अगले महीने की 12 तारीख तक नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने अगली सुनवाई तक बहुमत परीक्षण पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के त्रुबजी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। श्रीलंका ने दाम्बुला में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 7 विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप लंदन में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।